गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन ने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में एल आर और सी इनके अलग अलग सोलो इफ़ेक्ट देखे हैं। इनके स्वयं के कारण से जो इफ़ेक्ट हैं या जो फेज़ डायग्राम है इनके अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। थोड़ा सा उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्टेंस या प्रतिघात। एक्चुअल में जो प्रतिघात है, प्रतिबाधा है या प्रतिरोध है, इनके सबके मात्रक हैं वह ओम ही होंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर होता है एसी और डीसी में अलग अलग, जबकि इनके मात्रक हैं वो ओम ही हैं, या इनका जो कार्य है वह वैसा ही है जो प्रतिरोध का है। प्रतिरोध का जो कार्य डीसी सर्किट में है वैसा ही कार्य जो है वह प्रतिबाधा और प्रतिघात का एसी सर्किट में या एसी करंट या एसी ईएमएफ के लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिघात। प्रतिघात क्या है? किसी भी परिपथ में केवल इंडक्टेंस के कारण से या केवल कैपेसिटेंस के कारण से या दोनों के कारण से जो परिणामी धारा है, उस धारा में जो अवरोध होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसको प्रतिघात कहा जाता है। तो यूँ मान लीजिए कि जो प्रतिरोध है वह भी तो धारा में अवरोध को ही बताता है कि जो धारा के सामने जो अवरोध होता है, जो ऑब्स्टेकल होता है, वो अपन रेजिस्टेंस से शो करते हैं, लेकिन वह डीसी के लिए होता है। नॉर्मली एसी के लिए भी उसको अपन कंक्लूड करते हैं, लेकिन वह केवल और केवल रेजिस्टेंस के जो मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड। अगर कोई भी इसके अलावा जो मटेरियल काम में ले रहे हैं, एलिमेंट काम में ले रहे हैं, अपन यहाँ पर इंडक्टर्स काम में ले रहे हैं, कैपेसिटर काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता या दोनों के कारण से जो परिणामी धारा है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको अपन प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात के लिए जो प्रतिरोध है वह जीरो होता है, अर्थात इसमें जो प्रतिरोध के जो प्रभाव होते हैं वो जीरो होते हैं। इसके लिए अपन प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर शुद्ध रूप से इंडक्टेंस है तो उसका जो प्रतिघात है वह एक्सएल होगा, रिएक्टेंस होगा, और वह ओमेगा एल के बराबर होगा। और शुद्ध रूप से कैपेसिटर है तो उसके लिए जो प्रतिघात होगा, रिएक्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी एंड इज इक्वल टू 1/2 एफ सी। अब साथ में ये भी है कि जो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किसी भी इंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या विद्युत वाहक बल है वह करंट की तुलना में π/2 आगे रहता है। अगर करंट की तुलना में π/2 आगे रहता है तो इसको दर्शाने का एक तरीका है, अगर शुद्ध रूप से इंडक्टेंस है तो XL ये तो उसका प्रतिघात हो गया, और यह एंगल है, ये एंगल, दिस इज एंगल, और ये कितना एंगल आगे है π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुद्ध रूप से प्रेरकत्व वाला परिपथ है तो उसमें जो प्रतिघात है वह XL होगी, और विद्युत वाहक बल धारा से π/2 कोण कला में आगे होगा। तो इसको दर्शाने का तरीका है ये। ठीक ऐसे ही अगर मैं शुद्ध रूप से धारिता वाले परिपथ लूँ या प्योर कैपेसिटिव सर्किट यूज़ में लूँ तो उसके लिए जो XC है वह 1/ओमेगा C होगा। 1/ओमेगा C को 1/2πfc के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दैट विल बी लेग बिहाइंड π/2 विद रेस्पेक्ट टू करंट, कि जो धारा है उससे π/2 कला पीछे रहता है EMF। तो इसके लिए अपन दर्शाते हैं इस प्रकार से, XC ये तो उसका प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो गया है रिएक्टेंस, और ये विद एंगल -π/2। माइनस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो करंट से π/2 एंगल पीछे है। अगर दोनों एलिमेंट्स हैं वो किसी में काम में ले रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट रिएक्टेंस होगा वह दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो शुद्ध जो प्रेरकत्व है वह शुद्ध जो धारिता है उनसे जो परिणामी प्रतिघात प्राप्त होती है वह दोनों के अंतर के बराबर होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ X बराबर XL टिल्डा XC, एंड दिस इज़ कॉल्ड टिल्डा, नोट सब्स्टिट्यूशन साइन। तो ये सब्सट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, इसको माइनस साइन की तरह नहीं, ये XL टिल्डा XC, इसको यूँ पढ़ें, दिस इज़ द डिफरेंस। इसको घटा नहीं रहे हैं, डिफरेंस है, या किसकी डोमिनेंसी रहेगी, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो यहाँ पर इससे अपन देखेंगे। तो इसके लिए अपन देख सकते हैं कि X है वह यहाँ पर मैं रिजल्टेंट लूँ तो रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर इंडक्टेंस है तो π/2 कोण आगे है, और कैपेसिटेंस है तो वह -π/2 है। तो इसको अपन कॉमन रूप से x बराबर x प्लस माइनस π/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जब दोनों को काम में लिया है रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को, तो उसके लिए अपन यहाँ पर डोमिनेंसी देखते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, देन एक्स एल टिल्डा एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल। तो यहाँ पर जो किसी भी परिपथ में एल और सी दोनों लगे हुए हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और उसमें जो इम्पिडेंस है वह एक्स एल की ज़्यादा है, सॉरी रिएक्टेंस है वह एक्सेल की ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक्सेल डोमिनेट करेगा, एक्सी की बजाय जो इफेक्ट होंगे वह एक्सेल के अनुसार, इंडक्टेंस के अनुसार होंगे। तो तब जो फेज़ है वह π/2 आगे ले ली जाएगी। अगर इसमें जो रिएक्टेंस है वह कैपेसिटेंस की ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है वह कैपेसिटिव इफेक्ट हैं वो डोमिनेंट होंगे और उनका रिजल्टेंट आउटपुट होगा। तब जो फेज़ है वह एक्स के रिस्पेक्ट में जो परिणामी प्रतिबाधा है उसके बनिस्बत जो फेज़ है वह -π/2 आगे रहेगी। जैसे कि अपन ये प्रतिरोध, जैसे सिंपल डेफिनेशन ईएमएफ और ईआई दोनों ही हैं वो समान कलामी होते हैं। अगर शुद्ध रूप से प्रतिरोध सर्किट लेते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल और धारा दोनों समान कलामी होते हैं, और एसी और डीसी दोनों के लिए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका मान समान रहता है। और इसमें जो फेज़ है वो जीरो होगी, तो फेज़ जीरो होने से जो कोण है, एंगल है, दैट विल बी रिटन बाई एंगल जीरो। अभी एक टर्म आती है, इसको ससेप्टेंस बोलते हैं, अधिकल्पित प्रवेश्यता। तो एक्चुअल में ससेप्टेंस है वह जो है वह रिएक्टेंस का इन्वर्स होती है। जो अपन ने यहाँ पर रिएक्टेंस पढ़ा है प्रतिघात, तो जो प्रवेशिता है, अधिकल्पित प्रवेशिता है, वह प्रतिघात का व्युत्क्रम होती है। तो इसको S इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडक्टेंस काम में ले रहे हैं तो SL इज इक्वल टू 1/XL, और अगर कैपेसिटर काम में ले रहे हैं तो SC इज इक्वल टू 1/XC होगा। तो SL के लिए 1/ωL और SC के लिए ωC होगा। इसका जो मात्रक है वह ओमेगा इन्वर्स होगी। ध्यान रखिए, ये जो अपन काम में ले रहे हैं ये प्योरली प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, अल्टरनेटिंग सर्किट है उनके लिए है। अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा रखा है और तब डायरेक्ट करंट है या फिर अल्टरनेटिंग करंट है, केवल प्योर रेजिस्टेंस है, तब ये जो ससेप्टेंस है दैट विल बी एक्ट एज ए कंडक्टेंस, चालकता बन जाएगी। और चालकता क्या होती है? 1/R के इन्वर्स। तो इसको भी अपन ओम इन्वर्स या मोह के रूप में भी दर्शाते हैं।